नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद रेखा वर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा सहित बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी को चुनाव के लिए निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 104वां मन की बात का कार्यक्रम रहा, जहां देश की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफी प्यार देखने के लिए मिला। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, तमाम बीजेपी विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं जेपी नड्डा ने आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में G20 पर आधारित कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में भाग लिया। साथ ही चुनाव की दृष्टि से जेपी नड्डा राज्य भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। विदेश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है। और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, मुझे साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हरिद्वार पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनयूसीआई और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दूधाधारी चौक से हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। उत्तराखंड में भारी आपदा आई हुई है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पिकनिक मनाने आए हुए हैं। इस मौके पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प भी देखने के लिए मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने आ रहे थे, और जबकि उन्हें उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके मन की बात सुननी चाहिए थी। हम उसी की अपील के लिए उनको काले झंडे दिखाने गए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी के मन की बात न सुन करके इस उत्तराखंड के और देश के बेरोजगार युवाओं के मन की बात सुने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर देश का गौरव बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं शिव शक्ति के नाम पर विरोध करने वालों की नसीहत भी उन्होंने दे डाली। बता दें कि हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर राजपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत भाग्यशाली हूं, कर्म के साथ धर्म का आनंद भी प्राप्त कर रहा हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कर्म करते करते धर्म का भी आनंद मिल जाता है। हरिद्वार हमेशा आना जाना रहता है, कभी कोई शूटिंग के माध्यम से, कभी कोई वीडियो के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। तो इस बार भी हरिद्वार आने का सौभाग्य मिला
और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस यज्ञ का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड मेरी मौसी भूमि है। आज जो 2000 से पहले जन्मे हैं वो हमारे सब बोलते हैं हमारी जन्म भूमि के लोग हैं। तो 2000 के बाद में उत्तराखंड का तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अगर हम उत्तर प्रदेश में अब जिस एरिया में है वो उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तराखंड तो हमारी तो वो मातृभूमि है, मौसी भूमि है। उत्तराखंड के लिए ये मातृभूमि है, वो मौसी भूमि। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कालसी विकासखंड में मौजूद कलवाड़ ग्राम सभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित एसडीएम कालसी युक्ता मिश्रा भी मौजूद रही। वहीं जिला अधिकारी देहरादून ने एसडीएम युक्ता मिश्रा को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी की अध्यक्ष नामित किया। बताते चले आपको कि कमेटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले लोगों की राय ली जाएगी, जिसके तहत लखवाड़ बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना भूमि अधिग्रहण के लिए लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऐसा रहा कि आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में यहाँ जो जन सुनवाई रखी गई, वो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं रखी कि भाई मेरी जमीन से संबंधित था या वो था जिसको दिक्कत थी कि भाई मेरा नाम नहीं आ रखा या वो है, तो वो सारी समस्याएं सभी ने व्यक्तिगत रूप से भी रखी है। कुछ सार्वजनिक रूप की भी समस्याएं थी, चाहे वो वन से लेके जंगल से लेके। सामाजिक समाघात अध्ययन समिति सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में डीएम मैडम ने एसडीएम कालसी को नामित किया था। उसी की आज बैठक आयोजित की थी। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी ये एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत गठित होती है। उसी के तहत ये बैठक आयोजित हुई है। यहाँ जो लखवाड़ बांध के लिए जमीन अधिग्रहण के कुछ हिस्सा प्रस्तावित है, उससे पूर्व ये एक आवश्यक कार्रवाई होती है जो संबंधित प्रभावित लोग और गांव के साथ करनी होती है। उसी की आज हमने बैठक आयोजित की है। सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देहरादून से आकर के दूर दराज गांव मेरे गांव लक्षियार में पहुंचे हुए हैं। लक्षियार आगमन पर मैं आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं, साथ में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज जो है लखवाड़ बांध से संबंधित लक्षियार गांव में जो है एसडीएम महोदया कालसी के माध्यम से जो है जन सुनवाई की गई थी। जिस जन सुनवाई में हमने जो है अपने जो है मांग पत्र रखे कि जो लखवाड़ डैम बन रहा है उससे पूर्व जो है हमारी जो है जो जमीनें जो है लखवाड़ डैम में जा रही है, हमको जो उसका प्रतिकर दिया जाए। और एक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्दा है जो देवीधार नामक जगह से जो उसका सर्वे किया गया है, वहां पे जो है स्लाइड जोन एरिया है, उस सर्वे को जो है समरगंज रोड के किलोमीटर 1 से और जो है नैनबाग जोड़ा जाए। चलते हैं हरिद्वार, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम धामी ने देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला वसुधैव कुटुंबकम कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आखिर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण और देश व प्रदेश के उज्जवल भविष्य के प्रतिरूप छात्र छात्राएं और अभी चिन्मय जी ने बताया कि हजारों लोग जो आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी विद्वानगण, छात्र छात्राएं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम देवी माता गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनका वंदन करता हूं। साथ ही मां गायत्री के सिद्ध साधक, विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित बीज आज बट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों करते हैं
और हमारे मंच पर आज जिनका उद्बोधन हमारे सामने होना है, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु नेता और मेरे अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी का, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि में आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और उससे पहले और भी अनेकों कार्यक्रमों में आज आपने भाग लिया है, मैं आप सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि आज G20 की इस विशेष व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए ऊर्जादायी होगा, ऊर्जा प्रदान करने वाला होगा। भाइयों बहनों, इतिहास में बिरले ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है और मैं कह सकता हूं पूजनीय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ऐसी ही एक विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सामाजिक पुनरुत्थान के समर्पित रहा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र देकर उन्होंने समाज में जो जन जागृति लाने का पुनीत कार्य किया है, उनको आने वाले समय में कई पीढ़ियां उनको हमेशा उनका स्मरण करेगी, उनकी ऋणी रहेगी। मां गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने में साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्रीराम शर्मा जी के विचारों पर चलकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। यही कारण है कि आधुनिक युग के विश्वामित्र की उपाधि से भी उनको अलंकृत किया गया था और उनके द्वारा स्थापित ये पावन शांति कुंज चेतना की गंगोत्री है। आज उसी महामनीषी के आदर्शों पर स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में ये विख्यात शिक्षा केंद्र नैतिक मूल्यों पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने का भी अनुपम कार्य इस विश्वविद्यालय के द्वारा अनवरत रूप से हो रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए, क्योंकि कई बार पहले भी मुझे यहाँ इन कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इस संस्थान से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये संस्थान युवाओं का पूर्व की भांति और ज्यादा विस्तार करते हुए उनका उचित मार्गदर्शन करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर G20 व्याख्यानमाला के विषय वसुधैव कुटुंबकम पर चर्चा करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। अभी चिन्मय जी ने शानदार यहाँ से संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि अयम निजम परोभेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी बातें करने वाले वो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं। और भारत की जो विराट प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही है उसमें सारा संसार उसको घर माना गया है और इस बार की जो G20 की थीम है वह भी इसी पर आधारित है। और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। समस्त विश्व एक परिवार है। आप सब लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, जो हमारा लोगो बना है, इस लोगो को ठीक प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह है, एक संदेश है और एक भावना है जो हमारी रगों में, एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सब सदियों से जीते आए हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति का यह विचार इस लोगो और थीम पर प्रतिबिंबित है। भाइयों बहनों, इस लोगो में
जहां कमल का फूल है, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को ये चित्रित और प्रदर्शित दोनों ही कर रहा है। यह लोगो और थीम निश्चित रूप से G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए संपूर्ण दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक जगह पर लाना है और आज विश्व में भारत को जानने, भारत को समझने की अभूतपूर्व जिज्ञासा है। पहले भी इस प्रकार के आयोजन देश में होते रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि भारत के 60 से भी अधिक शहरों में 200 से भी ज्यादा ये G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से कि हमारे छोटे राज्य को भी एक G20 का कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कार्यक्रम हमको राज्य के अंदर आयोजित करने का अवसर दिया उन्होंने और तीनों ही बैठकों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही देवभूमि ने अतिथि देव भव का संदेश भी दिया गया और पूरे उत्तराखंड को दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने नजदीक से जाना। यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो अनेकों मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सभी से वो परिचित हुए। जहाँ पहली बैठक हमारी रामनगर में हुई और दूसरी और तीसरी बैठक मां गंगा के तट पर ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। तीनों ही बैठकों में भाग लेना और जो डेलीगेट्स है उन सभी से मिलना बहुत ही अविस्मरणीय था। इन बैठकों में हमने जाना कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांतिदूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इन तीनों ही बैठकों में मैं आप सबके सामने, चूंकि मुझे कम बोलना था, आदरणीय अध्यक्ष जी को बोलना है और हम सब लोग उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन चिन्मय जी ने मुझे कहा कि इतने हजारों छात्र जुड़े हैं, आप थोड़ा जरूर ज्यादा बात रखें अपनी यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन तीनों बैठकों में बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। जहाँ जो पहली बैठक हमारी रामनगर में आयोजित हुई थी उसमें विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो PSA लेवल के लोग थे, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा हमने जाना कि किस प्रकार से जापान के अंदर जो भूकंप रोधी भवन बनाने की ऐसी तकनीकी का विकास किया गया है जो आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों को सुरक्षित रखती है। और यह तकनीकी जहां भारत के लिए वहीं उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष आपदाओं के रूप में किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप सब देख रहे होंगे इस बार भी जिस प्रकार से आपदा में उत्तराखंड के अंदर अनेकों जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, जमीनों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। यहीं हरिद्वार में हमारे यहाँ 21,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि योग्य भूमि, गन्ने की भूमि खराब हो गई है। पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, अनेकों भवन जो है इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से यह तकनीकी हमारे लिए बहुत काम आने वाली है और इन सब बैठकों में उन सभी वैज्ञानिकों से बात करने के बाद एक नया अनुभव हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार आज भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारत की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में G20 समूह भी जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में आयोजित G सम्मेलनों की बैठक में जो अनुभव तथा विचार साझे किए गए हैं वो समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण, विकास और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और मजबूत करने का काम इस बैठक के माध्यम से होगा। अंत में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय JP नड्डा जी का देवभूमि आगमन पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार को G20 की इस व्याख्यानमाला को आयोजित करने के लिए उनको साधुवाद देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
एक बार पुनः से हम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी का एक बार अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं और विशिष्ट अतिथि उद्बोधन आपने प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मीय परिजनों, अब वह अवसर है जब वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था से ही जन सेवा के सरोकारों से स्वयं को जोड़ा, आध्यात्मिक चिंतन युक्त जिनका जीवन रहा है और आज वही बात है कि करोड़ों करोड़ लोगों को जोड़ करके एक पूरी टीम को साथ लेकर के जो राष्ट्रीय अपनी टीम को प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिनके कुशल नेतृत्व में युग निर्माण योजना की जब पटकथा आध्यात्मिक स्तर पर लिखी जा रही है और भारत जब एक नवोन्मेष के साथ पूरे विश्व के सामने उभर रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं एक डिवाइन प्लान है और आज वो हमारे बीच है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन प्रार्थना कि वे कृपया वसुधैव कुटुंबकम विषय पर मुख्य अतिथि उद्बोधन में हम सभी को संबोधित करें और हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से पूर्ण उत्साह के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस व्याख्यान माला के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, जिनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहा है और जिन्होंने हम सब लोगों को प्रेरणा दी है, ऐसे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, जो पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रहे और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारी सह प्रभारी सांसद उत्तराखंड की रेखा वर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रीगण। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।